हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग 22 से लेकर 24 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ENWR based pledge financing CGS and PF recently launched by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and the Minister of New Renewable Energy। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना का कुल कोष कितना है, ये इसमें पूछा गया। हिंदी थोड़ा सा अगर ये टफ लगे, प्रतिज्ञा वित्त पोषण आधारित, तो क्वेश्चन इसीलिए इंग्लिश में भी दिया रहता है। इंग्लिश पढ़ के क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और डीप में हम लोग चलेंगे इसके, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1000 करोड़ रुपए ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज ये जानो आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, यहाँ पे MCQ के फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको फ्रेम कर दिया है, तो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट स्कीम वाली सेक्शन अलग से है वहाँ पे भी मैं इसको डाल दूंगा, लेकिन अगर मान लो कि टाइम की कमी रही या फिर थोड़ा सा डिले हो गया वहाँ पे डालने में, तो यहीं पर हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। सारी चीज़ें बहुत डीप में जाएंगे, टाइम लेंगे, हर वो चीज़ जानेंगे इसमें कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इस स्कीम को करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कहीं कोई गलती और ये सब मतलब मिस्टेक करने का चांस नहीं है। नोट्स वगैरह अगर आप लोग बनाते हो, नोट डाउन करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो एक प्रॉपर बेस बना दिया जाता है कि बेसिकली ये जो स्कीम है किससे संबंधित है, क्या इसमें होता है, कैसे ये वर्क करती है। उसके बाद में हम लोग जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। स्कीम आप लोग जान ही रहे हो, तो एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी क्या होता है कि जैसे मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, या आप लोग भी अगर कहीं ग्रामीण परिवेश से होंगे, तो ये मान के चलिए कि जैसे आलू वगैरह की जो खेती वगैरह होती है अपने लोगों का, तो जब आलू की फसल खुदाई होकर उसके जब घर में आ जाती है, तो जिसके यहाँ तो थोड़ी खेती होती है तो वो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हम लोगों के यहाँ मतलब ठीक ठाक लेवल की हो जाती है, तो होता क्या है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आलू होती है ना, उसको अगर घर पे रखो तो गर्मियाँ जब आती हैं धीरे धीरे तो सड़ने लगती है, तो फिर वो क्या होता है कि खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के जो लोकल एरिया है वहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज होता है, तो उस कोल्ड स्टोरेज में हम लोग जाके अपना आलू जो है वहाँ पे रख देते हैं, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती रहती है वैसे वैसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज होता है ये हमको एक स्लिप वगैरह, रसीद वगैरह बना के दे देता है कि भैया आपने 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल आलू यहाँ पे रखी, ठीक। वो रसीद जो मुझे दे देता है, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज नॉर्मल ऐसे लोकल कोल्ड स्टोरेज होता है, तो इसकी कोई वैल्यूएशन होती नहीं, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं। लेकिन अगर वो वेयर हाउस होता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज, अगर इस तरीके से कुछ सिनेरियो होता, या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती, तो उस रसीद की जो रिसिप्ट होती है उसकी वैल्यू हो जाती, तो उस रिसिप्ट को दिखाकर हम लोग जो है लोनिंग वगैरह करा सकते हैं, लोनिंग वगैरह ले सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया हो सकती है। तो वही जो है ये पूरा जो सिनेरियो आप लोगों को बताया गया, यही इस स्कीम में बताया गया है, ठीक है। यही चीज इस स्कीम में बताया गया है। किसानों के क्षेत्र में किसानों की बात अगर हम लोग करें, तो जो किसान होते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये ध्यान रखना, उनकी फसल कटाई होने के बाद में, फसल जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनका जो वो फसल होती है उसको जो सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं या फिर WRDA के द्वारा जो ऑथराइज्ड वेयर हाउसेज होते हैं उसमें उनको जमा करना होता है। और उसको जब वहाँ पे वो जमा कर देते हैं तो उनको एक
ENWR मिल जाती है। ENWR का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझना। ठीक है, नेगोशिएबल का मतलब इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके बदले में कुछ और ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर इसको किया जा सकता है। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है, बस इतना समझ लो और डीप में नहीं जाएंगे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज जो भी WRDA के द्वारा वो होते हैं हमारे अथराइज्ड वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर अगर हम लोग अपने पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में जो फसल होती है उसको वहाँ पे डालेंगे तो वो हमको एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दे देता है, और उसी रिसिप्ट के बेसिस पर हम जो है अपने, हम इन द सेंस किसान, अपने डेली खर्चों के लिए या फिर अपने और किसी काम के लिए, कुछ भी पर्पज हो सकता है, उसके लिए हम लोग जो है लोनिंग वगैरह ले सकते हैं, बैंकों से क्रेडिट वगैरह ले सकते हैं। तो वही ये स्कीम है, उसी से संबंधित ये स्कीम इसमें है, उसी के बारे में सारी की सारी टेक्निकल चीजें हम लोग जानेंगे। मोटा मोटा वेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इतनी क्लियरिटी आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग कैसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया था आगे, हालांकि यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। तो जो ये स्कीम है इसका कॉर्पस पूछा गया था इसमें। ठीक है, इस स्कीम का टोटल कॉर्पस कितना है? तो 1000 करोड़ रुपए है। वो ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्कीम क्या है आगे समझते हैं, पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, पहली चीज तो आप लोग ये स्कीम का नाम जान लो कि क्या नाम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग, ये स्कीम का नाम है। ठीक है, ठीक है। अब NWR का मतलब आप लोग समझिएगा कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला है, यही वाला है। ठीक, तो ये आप लोग समझिए। स्कीम का नाम क्या हो गया, ये आप लोग याद रखना। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम? स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इस मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। और वर्तमान में इसके मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में जब मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज की डेट में, आगे अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि कैबिनेट में मंत्रालय वगैरह, मिनिस्टर वगैरह अगर चेंज हो या फिर एक्सटेंशन होता है कैबिनेट का, तो वो चीज़ें अलग रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैं। इसके साथ साथ में इनके पास में एक मंत्रालय और है। कौन सा मंत्रालय है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भी इनके पास में है। तो इनके पास में 2 मंत्रालय है। फिलहाल वापस आते हैं इसी स्लाइड पर। इस स्कीम का नाम आपने जान लिया। स्कीम लॉन्च किसके द्वारा की गई है, कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने जान लिया। इसके मिनिस्टर कौन है, अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं, ये जान लेना। अब ये जानो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम को लॉन्च करने का पर्पस क्या है? भाई कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके पीछे का कुछ पर्पज होता है, कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है इस स्कीम को लॉन्च करने का, ये जान लो आप लोग। तो इसमें लिखा गया है टू मिनिमाइज डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ फार्मर। ठीक है, यहां पे एक टर्म यूज हो रहा है डिस्ट्रेस सेलिंग। आसान भाषा में समझें अगर इसको, आम बोलचाल की भाषा में, तो ये कह दो आप इसको गर्ज का सौदा, गर्ज का सौदा। ठीक, अब गर्ज का सौदा कैसे? ऐसा होता है कि जब किसान अपनी फसल काट लिए होते हैं तो अपना पूंजी तो एक फसल को लगाने में मतलब सब कुछ कर लेते हैं, वहां पे पूंजी उनको हो जाता है। फिर उसके बाद में जब फसल कट के उनकी आती है तो फिर उसको क्या करना होता है कि उनको उस समय पैसे की जरूरत होती है अगली फसल के लिए या फिर और भी कामों के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। किसान इतना ज्यादा रिच तो अपने इंडिया में है नहीं कि उनके पास में बैकअप पड़ा हुआ है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको होती है पैसे की जरूरत। तो जो पैसे की जरूरत होती है तो वो अपनी फसल को सस्ते दामों में या मजबूरी में, जैसे कोई कुछ भी दे रहा है तो बेच देते हैं बेचारे, क्योंकि उनको फंड की जरूरत होती है उस टाइम पे। तो इस टाइप की जो सेलिंग होती है इसी को हम लोग डिस्ट्रेस सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसका जो उद्देश्य है, जो किसान इस तरीके से डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करना है, इसको कम करना है। मतलब कि किसान अपनी फसलों को डिस्ट्रेस सेलिंग ना करें, वेयर हाउसेज में डालें, ई रिसिप्ट लें, उसके बेस पे बैंकों से जो है अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लें, क्रेडिट ले लें, अपना काम आगे करें, ये चीज। ठीक, तो ये हो गया स्कीम का पर्पज। टोटल कॉर्पस क्या है इस स्कीम का? 1000 करोड़ रुपए टोटल कॉर्पस है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऐसे बन जाएगा, अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो गलती कर बैठेंगे। ठीक, 1000 करोड़ रुपए इसका कॉर्पस हो गया। ठीक है, और इस स्कीम का टारगेट क्या है? 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है इसका, और 1000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ में अगले 10 सालों में ये जो स्कीम है इसके तहत में 5.5 लाख करोड़ रुपए की पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग की जाएगी। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग की जाएगी। ठीक, ये चीज आप लोग समझना। ठीक है,
इस स्कीम का टारगेट क्या हो जाएगा? इस स्कीम का जो टारगेट है अगले 10 सालों में कब? अगले 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपीस की पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग की जाएगी। ये स्कीम का टारगेट हो गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो वेयर हाउसेस की बात करें, मैं भी आपको बता रहा था ना कि WDRA की मैं जिक्र कर रहा था, तो कौन से वेयर हाउसेस में रखने की, क्या लोकल वेयर हाउसेस में अगर आप लोग ऐसे रख देंगे किसान उसान तो वो नहीं एलिजिबल होता है ना, वो चीज़ें नहीं मानी जाती हैं कि अगर आप लोकल वेयर हाउसेज में चीज़ों को रख दे रहे हैं अपनी कमोडिटी को। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जो भी एक्रीडेटेड वेयर हाउसेज हैं, इनके द्वारा जो ऑथराइज्ड वेयर हाउसेज हैं, वहां पर अगर आप लोग रखोगे अपनी कमोडिटीज को, किसान अगर वहां पे रखेंगे तो फिर उसको उसकी जो ई रिसिप्ट मिलेगी, ई रिसिप्ट उसकी जो मिलेगी उसके बेस पे जो है वो अपना क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं बैंकों के माध्यम से। ठीक, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, पॉज करके लिखना उखना चाहना तो आप लोग लिख लेना, हालांकि PDF में तो मैं डाल ही रहा हूं, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आगे अगर हम लोग बढ़ें, ये ना स्पेस का थोड़ा सा बार बार ये ऊपर नीचे, चलो कोई नहीं, हटा दूंगा, मैं भी हट जाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब लोन कवरेज की अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, लोन कवरेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक, इस स्कीम के तहत में लोन कवरेज कितना किया जाएगा? तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अप टू 75 लाख रुपीस का लोन इसके तहत में मिलेगा, और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लेना। ठीक, और जो लोन टाइप होगा वो क्या होगा, जो इसके तहत में लोन मिलेगा वो क्या होगा, जो क्रेडिट फैसिलिटी लेंगे किसान ई रिसिप्ट के बदले में, वो जो लोन होगा किस टाइप का लोन होगा? तो वो जो लोन होगा कोलेटरल फ्री लोन होगा। ठीक, कैसा लोन होगा? कोलेटरल फ्री लोन होगा। कोलेटरल फ्री का मतलब ये हो जाएगा, क्यों ये कोलेटरल फ्री है? क्योंकि इसमें सेकंड सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं ले रहे हैं ना, गिरवी तो हम कुछ रख ही नहीं रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने ई रिसिप्ट के माध्यम से ही हमको लोन मिल जा रहा है ना। कोलेटरल वाला कॉन्सेप्ट तब होता है जब कोई सेकंड सिक्योरिटी रखी जाए, तो सेकंड सिक्योरिटी यहाँ पे कोई रखी नहीं जा रही है, तो कोलेटरल फ्री ये लोन हो जाएगा। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये जो लोन दिया जा रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। NWR के अगेंस्ट में ये लोन दिया जा रहा है, कोई सेकंड सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, इसलिए ये जो लोन है कोलेटरल फ्री लोन हो जाएगा। ठीक, और जितनी भी क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है ना इस तरीके से, वो सारी की सारी कोलेटरल फ्री ही होती है, क्योंकि उसकी क्रेडिट गारंटी तो गवर्नमेंट ऑलरेडी देती ही है ना भाई। बैंकें अगर कुछ कोलेटरल के रूप में रख रहे हैं तो गारंटी ही तो होती है, कुछ अगर कोलेटरल की चीज में रख रहे हैं, कोलेटरल के रूप में कुछ अगर रख रहे हैं तो गारंटी ही तो होती है उस लोन की, तो वो गारंटी तो अब गवर्नमेंट दे रही है क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत में। जो भी क्रेडिट गारंटी स्कीम आती है, आगे उधर और डीप में नहीं जाएंगे, इसी का समझ लो, एक जनरल कंसेप्ट, जनरलाइज कर रहा हूं मैं चीजों को। तो उसमें क्या होता है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट गारंटी देती है, तो जब गवर्नमेंट गारंटी देगी तो वो जो लोन होगा वो कोलेटरल फ्री लोन हो जाएगा। और वैसे भी क्योंकि सेकंड सिक्योरिटी के रूप में इसमें कुछ लिया ही नहीं जा रहा है, इसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ले रही है, तो फिर ये जो है कोलेटरल फ्री लोन हो जाएगा। ये चीज समझना आप लोग, जहां पर सेकंड सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी नहीं लिया जा रहा है वो कोलेटरल फ्री लोन होता है। तो ये लोन का टाइप हो गया। अब ये जान लो कि एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस कौन है, यानी कि लेंडर कौन है, कहां कहां से लोन लिए जा सकते हैं किसानों के द्वारा, कहां कहां से, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस से किसान जो है वो लेंडिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, क्रेडिट उनसे ले सकते हैं। तो ऑल शेड्यूल्ड बैंक एंड ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, याद कर लेना, यही इसके क्या हैं, लेंडर हैं। इन्हीं से जो है किसान जो है अपनी फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी इनसे ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की बात। अब अगर बात करें एलिजिबल बारोवर की, इस स्कीम के तहत में एलिजिबल बारोवर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जितने हैं वो इसके तहत एलिजिबल हैं, महिलाएं इसके तहत में एलिजिबल हैं, SC ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के भी जो लोग हैं वो इस स्कीम के तहत में एलिजिबल हैं बोरोइंग फैसिलिटी लेने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए। PWD फार्मर्स, ठीक है ना, फिजिकली चैलेंज्ड जो पीपल्स होते हैं, जो दिव्यांग जन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं फार्मर्स, वो भी इसके तहत में फैसिलिटी ले सकते हैं। दूसरे फार्मर्स भी ले सकते हैं। MSMEs को भी बोरोइंग की जा सकती है, MSMEs भी क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक ना, ट्रेडर्स क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हैं, एंड फार्मर कोऑपरेटिव्स भी क्रेडिट फैसिलिटी इसके तहत में ले सकते हैं। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत में रिस्क कवरेज क्या रहेगा, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा ही जाता है, तो याद कर लो भाई क्या क्या रिस्क कवरेज दे रही है गवर्नमेंट। भाई एक तो क्रेडिट का कवरेज दे ही रही है, क्रेडिट का तो रिस्क कवरेज गवर्नमेंट दे ही रही है। दूसरा जो कवरेज दे रही है, वेयर हाउस मैन रिस्क कवरेज भी दे रही है। मान लो वेयर हाउस में कुछ इश्यूज हो गया, वेयर हाउस में कुछ इश्यूज हो गया, आग लग गई, जल गया, फूंक गया, कुछ भी हो गया ना, तो वो रिस्क कवरेज भी गवर्नमेंट दे रही है।
ठीक, तो ये चीज भी याद रखना। जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं ना, कट टू द पॉइंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक चीजें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, वहां से आपको चीजें समझ में आ गई। अब जो बता रहा हूं इस पूरी स्कीम को, जो पूरी स्कीम की जो जरूरी बातें हैं वो बता रहा हूं, सारी चीजें ध्यान से सुनना, लिख लेना, लिखना होगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और फिर आप लोग पढ़ते वढ़ते हो नहीं, देखते नहीं, फिर दांत निकाल के चले जाते हो, अरे सर हो नहीं पाया, पढ़े थे, कोर्स लिए थे, याद नहीं रहा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। सब चीज ढंग से सुनना, लिखते हो तो लिख लेना, ठीक। ये बातें हो गई इसकी। आगे अगर हम लोग बढ़े इस स्कीम में, तो इसकी गारंटी फीस कितनी होगी, ठीक है ना, जो गारंटी दी जाएगी उसकी गारंटी फीस कितनी होगी, तो 0.4% पर एनम फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए 0.4% पर एनम, और नॉन फार्मर्स के लिए 1% पर एनम। गारंटी फीस क्या होती है, जैसे कि अब गारंटी तो गवर्नमेंट दे ही रही है ना आपको, क्रेडिट दे रही है, तो बैंकों को गारंटी दे रही है, तो जो अब आप ये क्रेडिट लेंगे इसके लिए कुछ नॉमिनल सा गारंटी फीस देना होता है, तो ये बोरोवर्स ही देते हैं। जो उनका लोन अमाउंट होता है, जो उनको अब 3 लाख का गारंटी बन गया, 3 लाख का क्रेडिट फैसिलिटी ले लिए, तो उसी में जो है फार्मर्स के लिए 0.4% और ऐड कर दिया जाएगा, अलग से नहीं देना होता, उसी लोन का जो आप धीरे धीरे पैसा रिपे करेंगे तो उसी में ये ऐड कर दिया जाता है, तो ये बोरोवर्स को देना होता है। तो फार्मर्स के लिए 0.4%, नॉन फार्मर्स के लिए 1% पर एनम का हो जाएगा, ठीक, ये चीज जान लेना, ठीक है। अब गारंटी कवरेज कितने की है ये ध्यान रखो। अगर आप तो अप टू 3 लाख रुपीज तक का लोन लेते हैं तो 80% फॉर लोन ये गारंटी कवरेज होगा। कब, जब आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, 3 लाख तक का आप क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं तो 85% कवरेज रहेगा, ठीक है। बिटवीन 3 to 75 लाख, 3 लाख से 75 लाख के बीच में अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो उसका 85% जो रहेगा टोटल लोन का, मतलब उसका गारंटी कवरेज ये रहेगा, ठीक है। और ये किसके लिए रहेगा, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, SC ST PWD के लिए, ठीक है। और जो दूसरे बोरोवर्स होंगे उनका 75% रहेगा गारंटी कवरेज। याद कर लेना भाई, सब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चीजें वही बता रहा हूं, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम की। मान लो कि क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया किसान ने, ठीक है भाई, और वो डिफॉल्ट हो गया, लोन दे ही नहीं पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, उसके बाद में भी नहीं दे रहा है, तो फिर ये जो क्लेम है, ये जो सेटलमेंट है, ये कैसे होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो बैंकों को कैसे 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 किस किस तरीके से फंड वापस करेगी, क्योंकि गारंटी तो गवर्नमेंट ने ही लिया है, तो कैसे वो करेगी, ठीक है ना। तो उसमें भी 2 सिनेरियो बन रहे हैं। एक सिनेरियो बन रहा है अगर आपने 75 लाख रुपए तक का लोन लिया है, दूसरा सिनेरियो जो बन रहा है अगर आपने 75 लाख रुपए से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है, ठीक। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर लोन 75 लाख रुपए तक का लिया है तो उस केस में कैसे कैसे मतलब उसका इंस्टॉलमेंट जाएगा क्लेम का। अगर डिफॉल्ट हो गया है तो मान लो कि 2 किस्त दिया, तीसरी किस्त दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो इसमें पहला जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो जाएगा 75% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट। अभी डिफॉल्ट अमाउंट क्या है ये समझो, टोटल लोन का नहीं, डिफॉल्ट अमाउंट है। एक एग्जांपल से समझो आप लोग, 100 रुपए का हमको क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई, ठीक है, हमने 2 किस्तें दी, 10-10 रुपए की हमारी किस्त बन गई, 10-10 रुपए हमको देना है, ठीक, जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। 10 रुपए हमने एक बार दे दिया, दोबारा हमने फिर से 10 रुपए दे दिया, तीसरी बार हमने फिर से 10 रुपए दे दिया, टोटल हमने कितना रुपए दे दिया, 30 रुपए हमने दे दिया अपने लोन में। तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा 70 रुपए, 100 में से 30 चला जाएगा तो 70 रुपए बचा। अब तीसरी किस्त देने के बाद में मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ, मैं पैसा, मैं इन द सेंस फार्मर पैसा दे ही नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में जो ये 70 रुपए होगा इसका 75% जो है वो, सॉरी यार, इसका 75% जो है वो डिफॉल्ट अमाउंट कहलाएगा। ये 70 रुपए जो बचा ये डिफॉल्ट अमाउंट बचा, ठीक है ना, बन गया। और पहले इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 70 रुपए का 75% जो है बैंकों को दे देगी कि लो भैया अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया तो इतना मैं पैसा आपको दे रहा हूं, ठीक। दूसरे इंस्टॉलमेंट में जो डिफॉल्ट अमाउंट रहेगा उसका 25% दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट अमाउंट आपको समझ में आ गया, 75 और 25 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 75 लाख रुपए तक का अगर आपका लोन है तो पहले इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट अमाउंट का 75% दिया जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट अमाउंट का 25% दिया जाएगा, पूरा का पूरा इस तरीके से दे दिया जाएगा डिफॉल्ट अमाउंट का, ठीक। अब ये समझो कि पहले एक ही इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं दे दिया, गवर्नमेंट चाहती तो एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा ही दे देती, जब जिसको देना ही है तो ये मतलब उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक इंस्टॉलमेंट आपको दे दिया है, बाकी जो बच रहा है आप उससे रिकवर करने का कोशिश करो, लेंडर से, उससे बारोवर से, किसान से पैसा लेने का कोशिश करो। अगर मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिल रहा है तो फिर जो बचा हुआ होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में तो गवर्नमेंट दे ही देती है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है।
आगे अगर हम लोग बात करें, अगर लोन हमारा 75 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ के बीच में है, तब कैसे कैसे इसका क्लेम सेटलमेंट होगा। तो पहले इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट अमाउंट का 60% दिया जाएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट अमाउंट का 40% दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, सारी की सारी चीज़ें ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, जैसे जो कुछ भी करना होगा। बहुत ही आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में मैंने समझाया है, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें कर दी हैं। इससे ज़्यादा का बाहर का कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं। फर्दर अगर कुछ और ऑपरेशनल गाइडलाइंस वगैरह इसकी आती हैं तो वो मैं उस टाइम पे पढ़ा दूंगा, जब भी क्लासेस होंगी इसकी। ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम में मैं अलग से करा दूंगा, लेकिन जब तक नहीं करा रहा हूँ, यहाँ एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप लोग इस तरीके से इसको याद कर लेना। बहुत ही आसान भाषा में चीज़ें सब कुछ बताई गई हैं। ठीक है, कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक, सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये देख लेना, स्कीम का नाम बता दिया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पर्पस बता दिया, टोटल कॉर्पस बता दिया, स्कीम का टारगेट क्या है वो बता दिया, वेयर हाउस कौन कौन से वो होंगे वो बता दिया गया, टोटल लोन कवरेज बता दिया, लोन टाइप बता दिया, एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस बता दिया। ये याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा भाई, गलत कर दोगे अगर नहीं पढ़ के आए रहोगे तो। ठीक है ना, एलिजिबल बोरोवर बता दिया गया, रिस्क कौन कौन से कवर होंगे ये भी बता दिया। इसके साथ साथ में गारंटी फ़ी कितनी लगेगी, गारंटी कवरेज किसका किसका है, क्लेम सेटलमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और इस स्कीम में कुछ है नहीं, तो लंबा नहीं खींच रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, देखो, व्हाट इज़ द लोन अमाउंट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूपी एग्रीज। तो पहली चीज़ तो इस प्रोजेक्ट का जो ये शॉर्ट फॉर्म है यूपी एग्रीज, इसका पूरा नाम ही जान लेना। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बनी जाते हैं, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ठीक, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया है। ठीक है भैया, कितने का लोन दिया गया है यही इसमें पूछा गया है। तो ये जो लोन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 325.10 मिलियन का ये लोन दिया गया है। ठीक, 325.10 मिलियन का लोन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इस लोन का उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, किसानों की इनकम को मजबूत करना और क्रॉप फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाना, उसको भी इंक्रीज करना, इसका जो है इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब ये जो लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म आईबीआरडी के द्वारा ये लोन दिया गया है। आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये इसका मतलब वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है, इसके द्वारा ये लोन दिया गया है। और कितने समय के लिए ये लोन दिया गया है, लोन का टेन्योर का, अगर हम लोग टेन्योर तो नहीं बोलेंगे, मैच्योरिटी पीरियड बोलेंगे। ठीक है ना, मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस लोन का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 33.5 साल का है, 33.5 ईयर्स का ये लोन है। मतलब कि 33.5 साल में ये लोन जो है ये चुकता कर देना है। इसके लिए ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। ग्रेस पीरियड कितने का दिया गया है, 6 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी इसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ जान लो आप लोग। एक बार ना मैं हटता हूँ यार, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो ये लोन का ग्रेस पीरियड भी आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड भी आप लोगों को बता दिया गया, दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद कर लेना। और ये जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है कि ये 15 मिलियन यूएसडी की फंडिंग, ठीक है ना, कितने की, 15 मिलियन यूएसडी की और फंडिंग जो है प्राइवेट फाइनेंसिंग से लेने का भी योजना बना रहा है। ठीक है, 325.10 मिलियन तो लोन लिया इसने वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म आईबीआरडी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ 15 मिलियन का और, यानी कि 15 मिलियन यूएसडी का और लोन जो है और फंडिंग जो है वो प्राइवेट फाइनेंसिंग से भी लेने की योजना बना रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत में जो जेवर एयरपोर्ट है यूपी का, जो कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है ना, अभी नया बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक एक इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की भी योजना है। ठीक है ना, एक इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की भी योजना है। और ये कहाँ बनेगा, जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी जान लेना, ये जो एग्री एक्सपोर्ट हब बन रहा है ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो अजय बंगा इसके कौन है ये आप लोग जानते ही हो, मैं नाम बता दिया हूँ तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, ये भी आप लोग जानते ही हो। ठीक, वॉशिंगटन डीसी में क्या है इसका, ये भी आप लोग जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। Which company has recently received full authorization from the RBI to operate as a payment aggregator? हाल ही में किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से पूर्ण प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, इन सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है, इसी को आरबीआई से अभी ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकती है, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर देंगे। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच बैंक टू ऑफर स्टार्टअप्स वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, DPIIT ने हाल ही में स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HDFC बैंक के साथ में DPIIT ने, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ऑप्शन में ये इतनी सारी बैंकें दी गई हैं, इन सब बैंकों का हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैगलाइन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, ये सब याद करना नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है आपके। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज रिसेंटली agreed upon in the MOU signed between the महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द फेज 1 नहीं है, फेज 2 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन की टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, ये फेज 2 है। ठीक, ऑफ द नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, हिंदी में सही आया हुआ है, चरण 2 लिखा गया, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में नागपुर मेट्रो परियोजना के चरण 2 के लिए महाराष्ट्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में कितनी वित्तीय सहायता राशि पर सहमति बनी हुई है क्या ये? क्वेश्चन है लोन अमाउंट का। ठीक है ना, फ्रेमिंग देख रहे हो किस किस तरीके से लिख दिया जाता है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है। अब जो लोन अमाउंट साइन किया गया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के सेकंड फेज के लिए ये लोन साइन किया गया है। कितने का ये लोन साइन किया गया, यही इसमें पूछा गया है। 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और INR में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1527 करोड़ रुपए ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। ठीक, किसके लिए है? नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसके फेज 2 के लिए ये दिया गया है लोन। ठीक है, और ये जो नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 है ना, इसी के लिए ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, और इसी सेम प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भी लोन दिया जा रहा है। वो कितने का लोन दिया जा रहा है? 2059 करोड़ रुपीस का लोन दिया जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर AWD पूछे, ABD पूछे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आप आंसर लगाएंगे 200 मिलियन USD। ठीक है ना, INR में अगर ऑप्शन दिया रहे तो 1527 करोड़ रुपए लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कितना लोन दिया जा रहा है, तो आप ये लगा देंगे 2059 करोड़ रुपीस, ये आप लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है इसके तहत में टोटल जो है 43.8 किलोमीटर का मेट्रो निर्माण होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which organization recently signed an MOU with the Dubai International Financial Center to strengthen cross-border cooperation in fintech, artificial intelligence and innovation? किस संगठन ने हाल ही में फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन में सीमा पार सहयोग को मजबूत करने के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है नैसकॉम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नैसकॉम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये आप ये समझ लें, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग
देख लेना, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ भूटान हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच इंडियन आईटी कंपनी टू मॉडर्नाइज द इट्स डिजिटल कोर फॉर इनहेंस्ड कस्टमर सर्विस, ठीक है। बैंक ऑफ भूटान ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए, जो उसका डिजिटल कोर है उसको आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी के साथ में जो है एक समझौता किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। टीसीएस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ भूटान ने टीसीएस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि बैंक ऑफ भूटान अपना जो डिजिटल कोर है उसको मॉडर्नाइज कर सके, उसको इन्हेंस कर सके और कस्टमर को और ज़्यादा बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक। तो क्लास आज की खत्म होगी। 24 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी, इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे।